नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है बीमा का परिचय पार्ट 1। इसके बाद मैं अब एक सीरीज चलाऊंगा इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी IRDAI के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो LIC का हो या फिर आपका जनरल इंश्योरेंस का हो या फिर लाइफ का हो या कोई हेल्थ से रिलेटेड हेल्थ आपका एग्ज़ाम होगा, तो उससे रिलेटेड मैं आप सीरीज चलाऊँगा जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काम आएगी। तो पहला जो क्वेश्चन है आपके लिए वो है बीमा का परिचय से आपको ध्यान से पढ़ना है। निम्नलिखित में से भारत में बीमा उद्योग का नियामक रेगुलेटर कौन है? तो ऐसा वो कौन है जो भारत में बीमा उद्योग को जो रेगुलेट करता है, यानी उसके ऊपर जो जिसका कंट्रोल है वो कौन है? तो आपके पास ऑप्शन है भारतीय बीमा प्राधिकरण, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण जिसको IRDA भी कहते हैं, या फिर भारतीय जीवन बीमा LIC। इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है वो क्या है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है आपका भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। तो ये राइट आंसर आपका रहेगा। आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए, चाहे आप इसे दिमाग में बिठा लीजिए। अगला क्वेश्चन, आधुनिक बीमा कारोबार की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो कहने का कुल तात्पर्य है कि जो आधुनिक बीमा जो शुरू हुआ वो कहाँ से हुआ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। तो इसकी जो शुरुआत हुई है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, चारों में से कौन सा राइट आपके आपके अकॉर्डिंग है। चलिए, राइट आंसर जो होगा वो होगा लॉयड्स। तो लॉयड्स से इसकी शुरुआत हुई है आधुनिक बीमा की। याद रखेंगे, आधुनिक बीमा कारोबार की शुरुआत लॉयड्स से हुई है। ये क्वेश्चन मैं आपको एक बता दूं, ये क्वेश्चन 10 में से 7 बार जरूर रिपीट होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम जीवन बीमा कंपनी रही है। तो आपको बताना है कि भारत में पहली जीवन बीमा कंपनी कौन सी है। तो भारत में जो पहली जीवन बीमा कंपनी इन चारों में से कौन सी है, आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हम आपको बता देते हैं, वो है ओरिएंटल। ओरिएंटल भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से जोखिम का कम महत्वपूर्ण यानी सेकेंडरी बोझ कौन सा है? तो ध्यान, आप जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो एक मोटे तौर पे पढ़ के मत जाएगा कि आपकी आंखें जो देख रही है आपने वो पढ़ लिया। दिमाग से पढ़ेंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप IRDAI के एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। निम्नलिखित में से जोखिम का कम महत्वपूर्ण, देखिए शब्दों के साथ खेल रहा है, जोखिम का कम महत्वपूर्ण यानी सेकेंडरी बोझ कौन सा है? तो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, चारों में से कौन सा है? कारोबार व्यवधान है। कुल मिला के कहने वाली बात है कि अगर कोई विपत्ति आ जाती है तो सेकेंडरी बोझ यानी उसके ऊपर जो लोड पड़ेगा वो कौन सा लोड सबसे सेकेंडरी बोझ होगा। ठीक है, तो बताना है आपको वो कौन सा होगा भाई। कारोबार व्यवधान होगा, माल नष्ट हो जाने की लागत होगी, या फिर भविष्य में संभावित हानियों को पूरा करने हेतु आरक्षित निधि को अलग बचाकर रखना, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपको मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर जो है वो इसका राइट आंसर है भविष्य में संभावित हानियों को पूरा करने हेतु आरक्षित निधि को अलग बचाकर रखना, यानी सुरक्षित उसको रखना। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी विधि जोखिम ट्रांसफर से संबंधित है? देखिए, मैंने कहा यहाँ पे IRDAI के एग्जाम में आपके साथ शब्दों से खेला जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि कोई भावनाओं के साथ खेलता है, तो ये आपके साथ शब्दों के साथ खेलते हैं। बस आपको कमांड जो है शब्दों पर होनी चाहिए। इसका एक और तोड़ है, माना कि आपको पता नहीं है कि भाई हिंदी में किसको, कई बार ऐसे शब्द आ जाते हैं, हम हिंदी भाषी देश के जरूर हैं लेकिन कई बार ऐसे शब्द आते हैं जो हम नहीं समझ पाते, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इंग्लिश वाला वर्जन भी पढ़ना पड़ेगा, तब आप जाके समझ सकते हैं। चलिए, कौन सी विधि जोखिम ट्रांसफर से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों में से राइट आंसर क्या है? बैंक FD, बीमा, इक्विटी, शेयर या भू संपदा। तो याद रखेंगे, जोखिम ट्रांसफर यानी किसी व्यक्ति के साथ अगर कोई घटना घट जाती है तो जोखिम
जो है, जो उसको हानि पहुंची है, तो वो उसको कहाँ से भरपाई करेगा, यानी ट्रांसफ़र कैसे करेगा, ट्रांसफ़र कैसे होगा वो जोखिम। तो जोखिम ट्रांसफ़र करने का सबसे आसान और एक ही जो बीमा के संबंध में है वो है बीमा ही। तो बीमा विधि जोखिम ट्रांसफ़र से संबंधित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, बीमा कंपनी के संचालन को नियंत्रण करता है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, फिर से आपके साथ यहाँ पे खेला जा रहा है। बीमा कंपनी के संचालन को नियंत्रण करता है। एक हमने ऊपर पढ़ा था कि बीमा जो व्यवसाय है उसको कौन कंट्रोल करता है, और यहाँ पे क्या है कि ये किस अधिनियम या फिर उसके साथ साथ आपको बताना है कि इसको कौन कंट्रोल करता है, बीमा कंपनी के संचालन को। तो बीमा कंपनी के संचालन को जीवन बीमा कंपनी अधिनियम 1912 नियंत्रण करता है, बीमा अधिनियम 1938 करता है, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों बीमा अधिनियम 1938। बीमा अधिनियम 1938 ही बीमा कंपनी के संचालन को नियंत्रण करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करके भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई। याद रखेंगे, जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया गया, उसके बाद जीवन बीमा कंपनी की स्थापना हुई, और ये कब की गई थी आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको एक बताना है कौन सा राइट है। 1 सितंबर 1956, 1 नवंबर 1956, 1 सितंबर 1958 या 4 सितंबर 1956। तो जो राइट आंसर है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, 1 सितंबर 1956 1956 को जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया गया, और उसके बाद ही भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना की गई थी। तो ये जो आप पढ़ रहे हैं भारतीय जीवन बीमा निगम, तो भारतीय जीवन बीमा निगम ही LIC है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित परिदृश्यों में किसके लिए बीमा की आवश्यकता हो सकती है। तो आपको बताना है, यहाँ 4 ऑप्शन है कि इनमें से किसके लिए बीमा की आवश्यकता हो सकती है। पहला ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आता है कि परिवार का एकमात्र कमाने वाला जिसकी आकस्मिक मृत्यु हो सकती है, क्या उसको बीमा की आवश्यकता है। प्राकृतिक टूट फूट से घर का मूल्य कम हो सकता है, क्या वहाँ भी बीमा की आवश्यकता है। उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है। तो यह इस पे जो राइट आंसर है वो होगा, इसका राइट आंसर आप परिवार का एकमात्र कमाने वाला जिसकी आकस्मिक मृत्यु हो सकती है। याद रखेंगे दोस्तों, बीमा की आवश्यकता किसको है सबसे ज़्यादा, यहाँ पर परिवार का जो एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति है, माना कोई राम है और वो अकेले कमाता है, तो उसको बीमा लेने की अति आवश्यकता है, क्योंकि उसके मरने के बाद उसका परिवार बेघर हो जाएगा, उसके आर्थिक तंगी उसके परिवार को झेलनी पड़ेगी। तो उससे बचने के लिए ही उसको बीमा लेने की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोखिम पुलिंग के जरिए किए जाने वाले ट्रांसफर को कहते हैं। याद रखेंगे, जोखिम पुलिंग के जरिए किए जाने वाले ट्रांसफर को क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे, जहाँ भी जोखिम ट्रांसफर की बात आ जाए तो वहाँ 99% हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बीमा। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने, बचत, निवेश, कोई नहीं और या बीमा। तो बीमा इसका राइट आंसर है। जोखिम पुलिंग शब्द जो आपको मेनली क्या याद रखना है, जोखिम पुलिंग शब्द किससे संबंधित है, बीमा से संबंधित है। और जो ट्रांसफर, इसे ट्रांसफर भी कहते हैं। ठीक है, किए जाने वाले ट्रांसफर को क्या कहते हैं, बीमा। क्वेश्चन नंबर 10, जोखिम कम करने संबंधी उपायों को कहते हैं। देखिए, आपको लग रहा होगा कि एक जैसे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन नहीं, यहाँ शब्दों के साथ आपके साथ खेला जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जोखिम कम करने संबंधी उपायों को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आपको राइट आंसर बताना है। जोखिम अपने पास रखना, हानि रोकथाम, जोखिम ट्रांसफर या जोखिम से बचाव। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपके अनुसार क्या होना चाहिए, चलिए मैं बता देता हूँ। जो राइट आंसर है हानि रोकथाम। हानि रोकथाम
जोखिम कम करने संबंधी उपायों को कहते हैं। ठीक है भाई, बीमा सीधी सी बात है कि बीमा क्या है। बीमा वो है कि कल के दिन कोई विपत्ति आ जाए, हमारे ऊपर आपत्ति आ जाए, कोई ऐसी दुर्घटना घट जाए जिससे हमें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़े, तो उस आर्थिक तंगी को कम करने या ट्रांसफर करने को ही बीमा कहा जाता है। बीमा की आवश्यकता वहीं पड़ती है, तो हानि रोकथाम ही एक तरीके से उसको कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न 11, बीमा के संदर्भ में जोखिम अपने पास रखना ऐसी परिस्थिति की ओर संकेत करता है। तो आपको बताना किस ओर संकेत करता है। जब कोई व्यक्ति बीमा ना लेकर, और माना कि किसी व्यक्ति के पास एक बहुत लग्जरी कार है, कोई 50-60 लाख की उसके पास कार है, और वो उसका बीमा नहीं करवाता है। हालांकि भारत में थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य है, लेकिन जो थर्ड पार्टी है उस पर कोई क्लेम नहीं मिलता है। वो केवल एक आपके लिए यातायात नियमों के पालन करने का एक कागज है आपके पास ओनली। तो माना उसके पास कोई गाड़ी है और वो उसका बीमा नहीं करवाता है, कोई उसके पास जनरल इंश्योरेंस का कोई उसके पास एडवाइज़र जाता है और कहता है सर आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाइए, लेकिन वो नहीं करवाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर कल के दिन उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, टूट फूट हो जाए या आग लग जाए, तो ऐसी स्थिति में वो किस ओर संकेत करता है। वो ये संकेत करता है, आपको बताना 4 ऑप्शन। हानि या नुकसान की संभावना नहीं है, भाई उसे पता है कि गाड़ी ठुकेगी पिटेगी नहीं, कुछ नहीं होगा। या फिर व्यक्ति स्वयं ही जोखिम एवं उसके प्रभाव को झेलने का निर्णय लेता है। ऑप्शन सी आपके पास, संपत्ति को बीमा की सुरक्षा प्राप्त है। हानि उत्पन्न होने वाली घटना का कोई मूल्य नहीं है, यानी उसके अनुसार कोई हानि उसको नहीं होने वाली है। तो जो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन के अनुसार वो होगा व्यक्ति स्वयं ही जोखिम एवं उसके प्रभाव को झेलने का निर्णय लेता है। वो खुद कहता है कि भाई अगर एक्सीडेंट हो कुछ भी हो तो मैं झेलूंगा, यानी वो प्रिपेयर है या नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो जो राइट आंसर होगा कि अगर वो बीमा नहीं लेता है, बीमा के संदर्भ में जोखिम अपने पास, यानी जोखिम अपने पास रखना चाहता है वो, तो सीधी सी बात है कि व्यक्ति स्वयं ही जोखिम एवं उसके प्रभाव जो हानि होगी वो अपने आप अपने स्तर से झेलने का निर्णय ले रहा है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ एक चीज़ और, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला वीडियो आपके लिए बहुत जल्द मैं लेकर आने वाला हूँ। तब तक बाय बाय।